कई सालों से मुल्की पैमाने पे आमतौर पर और रियासत में एक सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर दिया। जमहूरियत में हमेशा ये बांटा जाता है, लीडरों का काम, चुने हुए नुमाइंदों का काम, ब्यूरोक्रेसी का काम, जुडिशरी का काम। जुडिशरी का काम तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जब भी गवर्नर रूल होता है या आज लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, उसमें गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि वो तो फैसला मरकजी सरकार लेती। चाहे कितना भी गवर्नर का रूल अच्छा हो, गवर्नर ही कितना अच्छा हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम में आम जनता की पूछ नहीं होती, क्योंकि गवर्नर रूल और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल में बराह रास्त गवर्नर हुकूमत नहीं करता है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करती है। और ब्यूरोक्रेसी का काम दफ्तरों में, सेक्रेटरीट में काम करने का होता। कितना ही अच्छा ब्यूरोक्रेट हो, कितना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जमहूरी निजाम में उनको लोगों के नुमाइंदगी की हैसियत से काम करने का कोई भी प्रोविजन नहीं। उनको अपना जो सियासी हुकूमत बरसरक इक़्तिदार हो, जो चुनी हुई सरकार हो, उस चुनी हुई सरकार के जो प्रोग्राम हो, जो काबीना के फैसले हो, उन काबीना के फैसलों को अमली जामा पहनाने का होता। न कि वो गांव गांव जाएं, शहर शहर जाएं, कस्बा कस्बा जाएं और लोगों के दादो फरियाद सुने, लोगों के दुख को सुने। इसका जमहूरी निजाम में कोई जगह नहीं। उनका काम है सेक्रेटरीट में करना। लेकिन गुज़िश्ता 4 वर्षों से जब से गवर्नर रूल रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल रहा, तब से कोई भी चुना हुआ हमारा एमएलए का नुमाइंदा नहीं, जिसकी वजह से आज कारोबार ठप, आज तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बेहद बेकारी और बेरोजगारी बढ़ गई। हमारे जम्मू कश्मीर में ये हमारे मुल्क का एक आखिरी हिस्सा है, सरहदी हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान हमारी तीनों तरफ से है, एक तरफ से हमारा अपने मुल्क के साथ रास्ता। यहां कोई भी बाहर वाला इंडस्ट्री डालने नहीं आता, बड़ा काम करने नहीं आता। यहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नौकरी और काम, सड़क का काम, बिल्डिंगों का काम, स्कूलों का काम, जिसमें हमारा कारपेंटर भी काम करता है, जिसमें हमारा मेसन भी काम करता है, जिसमें हमारा ठेकेदार भी काम करता है, जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें ठप हो गई और नौकरी लगाने का तो सवाल ही नहीं है। जो आरजी नौकरी करते थे, जिनको चाहे तनख्वाह का चौथा हिस्सा मिलता था, उनको हटाया जा रहा। और जो परमानेंट मुलाजिम भी थे, हर हफ्ते एक लिस्ट निकलती है, उनको निकालें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये गवर्नर रूल नौकरियां देने के लिए नहीं है, नौकरियों में जो है उनको निकालने के लिए बनाई है। और जो कैजुअल लेबर्स है,
उनको भी कैजुअल लेबरी से भी हटाने के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आता। अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता, चुनी हुई सरकार होती, तो वो कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता जैसे आज ये फैसले लिए जाते हैं। आप जमीन का ही हाल देखिए। आज चाहे वो रोशनी में जमीनें दी गई थी हमारे गुजर बकरवाल भाई हो या कश्मीरी भाई हो या डोगरा भाई हो, हमारे हिंदू भाई हो, जो जमीन पे 40-50 साल से बैठे थे, उसे कब्जा छुड़ाना नहीं था क्योंकि वो उनका हक था। और मैं जब चीफ मिनिस्टर था ये इस नतीजे में पहुंचा कि जम्मू कश्मीर स्टेट 80-85%, उस वक्त लद्दाख भी हमारा था, पहाड़ी इलाका है और बाकी जंगलाती इलाका। तो हमारे पास 10-15% जमीन बची जंगलात को छोड़कर और पहाड़ों को छोड़कर, जहां कुछ नहीं उगता। उस 10-15% जमीन पर हमारे घर भी है, हमारे गांव भी है, हमारे शहर और हमारे कस्बे भी हैं, हमारे स्कूल है, हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं। तो वो जमीन घटती जा रही। अगर आज 50 साल पहले हमारे लोगों के लिए 30 लाख लोगों के लिए जमीन थी, आज वो जमीन घट के आधी हो गई है कि जितनी डेवलपमेंट होती है, जितनी तामीर होती है, उतनी जमीन घटती जाती है। बल्कि कई हजार लोग इस डेवलपमेंट में, जहां सड़कें हमें कुशादा करनी है, तो एक बड़ी सड़क को कुशादा करते करते जो 1 लेन की है उसे 4 लेन करने में हम हर साल हजारों किसानों को जमीन से महरूम करते हैं। नई जमीन देने का सवाल ही नहीं, उन्हें महरूम करते हैं, उनसे ले लेते हैं। इसी तरह बिल्डिंगें बनानी हो, अस्पताल बनाने हो, तो किसी न किसी की जमीन लेकर उसे जमीन से महरूम रखते हैं, वंचित रखते हैं। यही सोचकर हमने सोचा। तो आज से 40 साल, आज से 70 साल पहले जो जमीन 30 लाख लोगों के लिए थी, उसका आधा जमीन हो गई। और हम लोगों को कहते हैं कि हम जंगलात की जमीन नहीं देंगे, शामलाट की जमीन नहीं देंगे, घास चराई की जमीन नहीं देंगे। बहरहाल ये जो 1.5 करोड़ आज आबादी है, 1947 के मुकाबले में 20 लाख के मुकाबले में आज 1.5 करोड़ है। तो ये 1 करोड़ 20 लाख लोग कहां जाएंगे? क्या ये पेड़ों पे घर बनाएंगे? क्या हवा में घर बनाएंगे? क्या इस सरकार ने चांद पे 1.25 करोड़ लोगों के जाने का बंदोबस्त किया है, उसके लिए जमीन देंगे? अफसोस की बात कि ये सरकार की समझ में नहीं आता। जब लोगों की जमीन नहीं, आबादी बढ़ गई, जम्मू कश्मीर यूपी की तरह नहीं, जम्मू कश्मीर आंध्रा कर्नाटका तमिलनाडु की तरह नहीं, जम्मू कश्मीर हरियाणा की तरह नहीं, जहां एक एक इंसान के पास 10-10 हजार कनाल जमीन हो, 20-20 हजार कनाल जमीन हो। उन्हें अगर बेदखल भी करें, उनसे 2000 कनाल ले भी ले, तो भी 6000, 10,000 कनाल जमीन है। लेकिन हमारी रियासत में वो हिंदू हो, मुसलमान, वो कश्मीरी हो, पंजाबी हो, वो गुजर हो, नान गुजर हो, वो पहाड़ी हो, 2 कनाल की जमीन, 1.5 कनाल की जमीन, 3 कनाल की जमीन, 1 एकड़ वाला तो शायद 1% वाला भी नहीं होगा। 1 एकड़ में 8 कनाल होता है। किसके पास है 1 कनाल, 8 कनाल? और उसके बाद भी आप जबरदस्ती उनको जमीन से बेदखल करते हैं। वो सरकार की नासमझी है, क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, घर बैठ के फैसला करते हैं। ये यहां
सरकारी जमीन पे बैठा, तो सरकारी जमीन पे नहीं बैठा है तो सेक्रेटरीट में उनको बिल्डिंग बना के दे दो, आपके पास बैठेंगे। तो इस तरह के फैसले आज लिए जाते हैं और लोगों को तंग किया जाता है। लोग वैसे तंग हैं महंगाई की वजह से, महंगाई अपने उरूज में है। डीजल की क्या कीमतें हैं, पेट्रोल की क्या कीमतें हैं, केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल की क्या कीमतें हैं, चीनी की क्या कीमतें हैं, गैस हमारी बहनें उधर भी बैठी है इधर भी बैठी है। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी 450 रुपए में गैस सिलेंडर था, आज सिर्फ 7 साल में वो 1000 का सिलेंडर हुआ और तनख्वाह ही उतनी है, तनख्वाह में 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो ये डीजल में इतना बढ़ा, ये गैस में इतना बढ़ा, पेट्रोल में इतना बढ़ा, सब्जियों में इतने दाम बढ़े, गोश्त में इतने दाम बढ़े, कपड़े में इतने दाम बढ़े, तो ये कहां से, इसको खरीदने के लिए कहां है पैसा, किसकी नौकरी है, किसको मजदूरी मिल रही है, काम आपका कहां चल रहा है। कागज पे बहुत काम चल रहे हैं, टेलीविजन पे बहुत काम चल रहे हैं, रेडियो पे काम चल रहे हैं, लेकिन जमीन पे कहीं नहीं है। इसलिए जरूरत इस तरह के, जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, सरकार से मैं दरखास्त करूंगा, मरकजी सरकार से बराह रास्त, उनकी सरकार यहां चल रही, कि इस तरह के फैसले जमीन से बेदखल करने की जो सिलसिला शुरू है इसको बंद करना चाहिए। मुलाजमों को नौकरी से हटाने की हर हफ्ते जो लिस्ट निकलती है उसको बंद करना चाहिए। जो हजारों की तादाद में, चाहे वो रहबर तालीम हो, चाहे और अलग अलग रहबर खेल है, रहबर एजुकेशन, रहबर ज़राअत, नो रहबर एमडी, ये कंपाउंडरों की फीस है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था। नहीं, कंपाउंडर्स को 4 साल उन्होंने ट्रेनिंग की है, कोई 40,000 है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं देते। पैरामेडिकल कई हजार बच्चों ने, और हमें कितनी जरूरत है गांव में कंपाउंडर की, पैरामेडिकल स्टाफ की, और पिछले 3 साल से उन्होंने इम्तिहान दिया है, फाइनल इम्तिहान दिया, रिजल्ट में पास भी हुए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट देंगे तो वो नौकरी मांगेंगे। ये कैसी सरकार है कि जिसने डिग्री हासिल की है लेकिन आप उसको सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं, डिग्री भी नहीं देते। ये अंधा कानून तो कहीं नहीं, अंधा कानून नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी। सरकारें लोगों के लिए होती है। जिस सरकार को ये मालूम नहीं ज्योग्राफिया क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहां एग्रीकल्चर होता है, कहां नौकरी की जरूरत, वो सरकार कैसे चल सकती है। लिहाजा हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहनी चाहिए और ये हमें मिलकर करनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं, इसमें कोई इलाका परिस्थिति का सवाल नहीं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं। मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखता हूं कि अवाम सबसे ज्यादा जरूरी, अवाम होगी तो लीडर होंगे, अवाम होगी तो हुकूमतें बनेगी, अवाम होगी तो एमएलए, मंत्री और चीफ मिनिस्टर बनेगी। लेकिन अगर अवाम
आवाम ही खत्म हो गई। ये आज की बदहाली, आज की गुर्बत, आज की जालत देखी नहीं जाती। 4 साल पहले जब हम देहाती इलाकों में जाते थे, छोटे कस्बों में जाते थे, लोगों के चेहरे पे हंसी होती थी, मायूसी नहीं होती थी, मुस्कुराहट होती थी, उनके कपड़े अच्छे होते थे। जब मनरेगा हमने शुरू की थी आज से 14 साल पहले, और मैं उस मनरेगा के शुरू होने के बाद जब अपने गांव गया भलेसा, तो मैंने देखा कि सबके घरों पर टीन लग गई है। तो मैंने कहा भाई इतने साल टीन नहीं लगी, ये 3-4 साल में ही इतने टीन कहां से आए? कहा ये आपकी मनरेगा से आ गए। लेकिन आज वो मनरेगा कहां है? कहां चली गई वो मनरेगा? आज टीन उतार के उसको बेच रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के लिए गाड़ी भर रहे हैं। आज टीन कोई लगा नहीं रहा, उतार रहा बेचने के लिए। गैस के लिए बताया गया कि हमने वो 5 करोड़ लोगों को गैस दिया, चूल्हा दिया, लेकिन उसके 1 साल बाद हम लोगों ने इंक्वायरी करी कि वो एक वक्त चूल्हा दिया था और एक ही वक्त गैस का चूल्हा दिया था। उसके बाद वो गैस का चूल्हा खत्म हो गया तो लोगों ने वो टैंकी सिलेंडर खत्म हुआ तो वो सोचते थे कि ताउमर हमको ये सिलेंडर मुफ्त मिलने वाला। तो सरकार ने कहा नहीं, ये एक ही दफा देना था। अब दूसरी दफा कहां से लाते? उन्होंने वो चूल्हा बेच दिया और उसमें 1-2 हजार रुपए कमाए। तो इस तरह के शोषण से गुर्बत खत्म नहीं होती। आज अगर जिसको चूल्हा दिया, आज उनके घर में देखिए 95% वालों के वो लोग चूल्हे बेच दिए हैं और रोटी खाई है महंगाई की वजह से। अगर आज हमने वो जो 2 रुपए अनाज वाला नहीं किया होता, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की लीडरशिप, तो आज तो बेचारे भूखे लोग मरते पूरे हिंदुस्तान। तो शुक्र करो कि हमने वो 2 रुपए वाला किया था, तो कोई आज कम से कम रोटी तो है, अगर नौकरी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, जिंदा तो है, वरना वो भी नहीं होता। तो इस तरह की सूरत हाल, हम सिस्टम के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। सिस्टम बदले, कोई भी बड़े इकदार कोई भी आए, मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी आए मैं आऊं, कोई भी आए, लेकिन इंसान हमदर्द सरकार होनी चाहिए, गरीब परवर हुकूमत होनी चाहिए, सच बोलने वाले हुकूमत चाहिए, सच बोलने वाले लीडर होने चाहिए, लोगों के जज्बात से नहीं खेलने वाली हुकूमत चाहिए। कभी हम लड्डू देते हैं, कभी एक मजहब का लड्डू देते हैं, कभी दूसरे मजहब का लीडर लड्डू देते हैं, कभी हम जो चीजें हो भी नहीं सकती हैं उनके भी ख्वाब देखते हैं। इसी वजह से हमारी रियासत में आज बर्बादी, हमने गुज़िश्ता 30 वर्षों में 60-70 हजार नौजवान खो दिए। इनमें हमारे फौज के नौजवान भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के नौजवान भी हैं, इनमें हमारे पुलिस के नौजवान भी हैं, लेकिन 50-60 हजार तो सिर्फ सिविलियन है। हमारी ये आने वाली जो पीढ़ी वो खत्म हो रही, मिलिटेंसी का शिकार हो गए। हमारे हजारों की तादाद में हमारी बहू बेटियां बेवा हो गई, हमारे लाखों की तादाद में वो बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? ये खूनरेजी कब तक चलेगी? ये एक दूसरे को मारने का सिलसिला कब खत्म होगा? इसलिए जमहूरियत में
और खुशहाली के लिए मिलिटेंसी का खात्मा होना बहुत जरूरी। मिलिटेंसी को हर तरह से खत्म करना हो और लोगों के अंदर ऐसा माहौल बनाना होगा। ये नहीं है कोई हमदर्दी नहीं, जो इंसान हमारे निहत्थे लोगों को वो मजहब नहीं देखता। अगर इस 50,000 में 3,000 4,000 हमारे हिंदू भाई मारे गए होंगे, लेकिन 45-46 हजार मुसलमान भी मारे कई गुना। तो मिलिटेंट हिंदू और मुसलमान नहीं देखता, मिलिटेंट किसी को भी मारता। जैसे मैंने कहा कि शायद 90-95% तो मुस्लिम मारे गए जो निहत्थे। तो इसलिए मिलिटेंसी कोई मरकजी हुकूमत के खिलाफ की अकेली नहीं है। मिलिटेंट सिर्फ फौज और सीआरपी और पुलिस के लिए खिलाफ नहीं है, सबसे ज्यादा खिलाफ आप लोगों का खून बहा है और गरीब लोगों का खून बहा। इसलिए जब भी मिलिटेंसी होती है, सरकारों को बहाना मिल जाता है कि मिलिटेंसी में हम काम नहीं कर सकते, हम सड़क नहीं बना सकते, हम जा नहीं सकते, हम बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, हम ये तमाम चीजें फिर सरकार को भी बहाने मिलते हैं। इसलिए मिलिटेंसी खत्म हो अगर हो जाएगी तो हम जवाबदेह बनाएंगे हर सरकार को, गांव के डेवलपमेंट के लिए, पिछड़े हुए इलाकों के डेवलपमेंट के लिए सरकार को जवाबदेह बनाएंगे ताकि वो किसी मिलिटेंसी का बहाना न करे। इसलिए मिलिटेंसी का खात्मा हमारी बेहतरीन के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी बहबूदी के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी एकता के लिए। एक दूसरी बीमारी आ गई है इस मिलिटेंसी के बीच में, फिर तनाव हो जाता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू भाइयों के बीच में और मुस्लिम भाइयों के बीच में तनाव हो जाता। मेरी ये कोशिश रही कि मुल्की पैमाने पे भी और रियासती पैमाने पे ये आरजी दीवारें, जो रेत की दीवारें खड़ी की हैं सियासी पार्टियों ने हिंदू और मुसलमान के बीच में, और इस पीर पंजाल में पहाड़ी और गुजर के बीच में ये जो दीवारें खड़ी की गई है, इन दीवारों को गिरा दो, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर गुजर भाई सिर्फ गुजर का काम करेगा ऑफिसर, तो कैसे ये पीर पंजाल आगे बढ़ेगा। अगर पहाड़ी सिर्फ पहाड़ी का काम करेगा तो कैसे ये आगे बढ़ेगा। अगर मेरा हिंदू भाई सिख भाई सिर्फ अपनी बरादरी का काम करेगा तो कैसे ये इलाका बढ़ सकता। मैं बार बार कह चुका, पार्लियामेंट के अंदर कह चुका हूं, मिनिस्टर रह कह चुका हूं, चीफ मिनिस्टर रह के कह चुका, और आज भी कहूंगा और जब तक जिंदा हूं यही कहता रहूं। किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जो भी अफसर है, जो भी लीडर है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, चुना हुआ नुमाइंदा है, वो सबका होगा। हर इंसान का अपना अपना धर्म है। मेरा नाम गुलाम नबी है, मेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन अगर मैं मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हूं, मेरी सरकार का कोई धर्म नहीं। सरकार का धर्म नहीं होता, सरकार का मजहब नहीं होता, इंसान का मजहब होता। और जब वो हुक्मरान बनता है, हुक्मरान की तरफ से इंसाफ देना पड़ता है, क्योंकि वो हुक्मरान सबका। अल्लाह ताला किसी एक धर्म का नहीं। अगर हम मुसलमान कहेंगे कि हम नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए सिर्फ हमारा ही खुदा है, क्योंकि हिंदू नमाज नहीं पढ़ता है तो उनका खुदा नहीं। वो उसको राम कहते हैं लेकिन है खुदा ही।
उसका मतलब है कि सिख कहेंगे कि भाई खुदा सिर्फ हमारा ही हमारा है नहीं, क्रिश्चियन कहेगा कि भाई खुदा सिर्फ हमारा ही है। खुदा सबका। खुदा कौन है? जिसने हम सबको बनाया है, सब दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, लेकिन हमने उसको बांट दिया। खुदा अल्लाह ताला जब चांद बना सकता है, तारे बना सकता है, आसमान बना सकता है, जमीन बना सकता, समुद्र में बना सकता, और उसने लाखों करोड़ों किस्म की मछलियां बना सकता, पेड़ पौधे बना सकता, तो इतने बड़ा अल्लाह ने एक आसमान सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाया? एक आसमान सिर्फ हिंदू के लिए क्यों नहीं बनाया? एक आसमान सिर्फ सिख और ईसाइयों के लिए क्यों नहीं बनाया? एक आसमान गुजर और पहाड़ियों के लिए क्यों नहीं बनाया? लेकिन अल्लाह ने हमको इंसान बना के एक ही जगह भेजा, और जितनी जो मछलियां हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, उससे छोटी उसी को खा जाती है, लेकिन उनके लिए जमीन में नीचे बना दिया गया। हमको उधर क्यों नहीं डाला? वरना मछलियां खा जाती हैं हमको। हमको पेड़ परिंदे क्यों नहीं दिया? न हमको परिंदे बनाया कि हम आसमान में उड़े, न हमको मछली आदमियों को हमें मछलियों के साथ डाला। हमके लिए, हमको इंसान के लिए एक दुनिया अलग बनाई कि उनकी शक्लें एक जैसी, उनका खून जैसा, सब कुछ जैसा, उनकी जबान एक जैसी। हम जब अस्पताल में जाते हैं, यहां जरा हाथ खड़े करिए, कितने लोगों ने अपनी पत्नी का, अपना बेटे का, अपनी मां का, अपने बाप का ऑपरेशन किया है? जरा हाथ खड़े करिए ईमानदारी से। अरे आप इतने अच्छे हो कि किसी का ऑपरेशन ही घर में नहीं हुआ? हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े। अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुजर है। किसी ने जब खून देने की जरूरत पड़ी अस्पताल को, आपने पूछा ये मैं हिंदू हूं, मुझे सिर्फ हिंदू का चाहिए? बताया? पहाड़ी ने पूछा कि पहाड़ी का ही चाहिए, गुजर का नहीं चाहिए मेरे? गुजर ने किसी ने पूछा, ये जरा है, ब्राह्मण है, दलित है, राजपूत है, मैंने उसका खून नहीं चाहता, सारी गुजर का चाहता? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। तो फिर ये तकलीफ क्यों होती है इलेक्शन? जब मरते बचने के लिए आप ये नहीं पूछ रहे हो मेरी जान बचा रही है, उस वक्त में जो आपकी रगों में पता नहीं किस हिंदू का मुसलमान के रग में खून गया होगा, हिंदू का मुस्लिम है, मुस्लिम का हिंदू में, तो जब आपको यही मालूम नहीं है कि किसकी बॉडी का खून लेने में है, तो फिर ये इलेक्शन में क्यों करते हो? ये हिंदू कैंडिडेट है, ये मुसलमान कैंडिडेट है, ये पार का है, ये बाहर का है। हमारी किसी का ऑपरेशन जम्मू में होता, किसी का जलंधर में होता, किसी का दिल्ली में होता, किसी मद्रास का नहीं, पता नहीं किस किस का खून किस किस इलाके का। तो उसका मतलब है कि हम सब, अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है, और हमको इंसान समझकर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों तक उसे परखना चाहिए। उसके मजहब के, उसकी शक्ल पे, उसके रंग पे, उसके नस्ल पर और उसके इलाके पर इंसान को परख के अगर लेंगे तो मुल्क भी ठीक रहेगा, हमारी नींद भी ठीक आएगी कि हमने इंसानों जैसा बर्ताव किया, वरना कोई खुश नहीं रहेगा। दौलत आप बनाएंगे लेकिन दिल खुश नहीं रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये तौका आपके साथ करूंगा कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, पहाड़ी, गैर पहाड़ी एक होकर, मिलकर, एक ही थे, प्यार से और प्रेम से रहे। आप